हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वैसे तो वन शॉट वीडियो है, पर मैं आपको एनसीईआरटी को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके ऑलरेडी मैं 5 पार्ट बना चुका हूँ। आज इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं तो पहले इसके पार्ट देख लीजिए। एक बार मैं इन वीडियो को पार्ट्स में बना रहा हूँ, फिर मैं वन शॉट एक चैप्टर को 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ये कल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, बट स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम के कारण सारी वीडियो अपलोड नहीं की। अब दोबारा बनानी पड़ रही है सारी सारी वीडियो। ये वीडियो कल कंप्लीट मैंने वैसे कर दी थी, पर साउंड प्रॉब्लम के कारण आधी वीडियो अपलोड करनी। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ रही है मेरी वीडियो, मेरे केमिस्ट्री से आपको, तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फीडबैक देना। और ये आपको पता ही है, वीडियो नीट वाले स्टूडेंट, जेई और जो भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, पंजाब में टीचर का एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम में जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, ये चैप्टर आ रहे हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी और बढ़िया यूजफुल रहेगी। आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। ठीक है। और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फीडबैक जरूर देना अपने, अगर आप न्यू स्टूडेंट है इस पे चैनल पे तो। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ से। सुनो, रिएक्शन विद हेलो एरिन्स। हमने हेलो एल्केन की रिएक्शन कर ली थी, आज हम करेंगे हेलो एरिन्स की रिएक्शन। पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आता हूँ, जैसे कि एल्केन हैलाइड था, उसमें आर एक्स, इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी इफेक्ट था, वो डिफरेंस था। आपको पता आर का पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, तो ये तो पूरी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था। अब देखो ए आर एक्स में, मतलब एल्किल हैलाइड में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक्स ग्रुप लगा है बेंजीन पे। अब अपने को पता है यहाँ कार्बन है, यहाँ एक्स है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इस पे माइनस आना चाहिए था, इस पे पॉजिटिव, पर ऐसा नहीं, यहाँ इसके पास क्या है, लोन पेयर। और ये लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, रेजोनेंस में। बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी लोन पेयर को इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देते हैं, जिसके कारण कार्बन पे आ जाएगा माइनस। देखो इसको मैं थोड़ा साफ बनाता हूँ आपको। ये आगे वैसे दिया है, पर मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ बढ़िया से। ये रही, ये दिया हुआ, ये लिख देता हूँ। देखो ये रही, ये आपकी बेंजीन रही, ये आपका हेलोजन ग्रुप है। इसके लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट करके, रेजोनेंस में। तो देखो ऑर्थो पे नेगेटिव, पेरा पे नेगेटिव, फिर ऑर्थो, फिर वापस नेगेटिव, मेटा पे नेगेटिव, ये देखो। इधर क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट एरिल हैलाइड के अंदर क्या है, उल्टा हो रहा है सिस्टम। हेलोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन पे क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये कार्बन ग्रुप है जो भी है बेंजीन वाले, तो ये अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल तो सेंटर बनेंगे नहीं, ये तो अब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन देनी चाहिए। इसने ये लिखा है भी एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड, वो तो आसानी से कौन सी रिएक्शन दे रहा था, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसमें तो आपको पता है सेंटर बन रहा था पॉजिटिव वाला, ये रहा। तो उस पे आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दिया। पर लेकिन एरिल लाइड में जो हेलोजन के लोन पेयर है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए। और आपको पता है हेलोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और उसका ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड नेचर, पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है ये। तो इसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन बहुत ही कम देता है, पर लेकिन कंडीशन अप्लाई करके फिर देता है, स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो फिर लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, एरिल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 4 रीजन हैं जो बुक में दिए हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट रीजन ये है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि हेलो एरिन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हेलोजेंस वाले, जो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है, वो रिंग के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसके कारण ये देखो, पहला इससे क्या इफेक्ट पड़ा, भी सीसीएल में बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। सेकंड क्या है, इस पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। और आपको भी पता है, अगर ये सिंगल बॉन्ड है इसका, आर एक्स का, तो इसको तोड़ना तो आसान था, पर यहाँ पार्शियल कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। जैसे मान लो ये क्लोरीन गैस के ऊपर या हाइड्रोजन लगा है, तो इससे आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इसको तोड़ने में क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो ये लाइन इसने ये दी, देखो, the bond cleavage of haloarine is difficult than the haloalkane. Therefore, they are less reactive toward nucleophile substitution reaction.
सबको फर्स्ट रीजन बढ़िया से समझ में आ गया। ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हेलोएरिन कम क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके कार्बन है, जैसे मतलब इसके हेलोजन के जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रेजोनेंस में, जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आए और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना आके पूरे देख लो आप रिंग पे नेगेटिव चार्ज है। अब सेकंड रीजन सुनो, ऐसे ही कुछ सेकंड रीजन इसका, ये भी आपको पहले मैं समझाता हूँ फिर पढ़ाऊंगा। ये मैंने बेसिक में आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड है, उस पे हेलोजन लगा है, एक एरियल लाइट पे आपको बताया हेलोजन लगा। इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंट क्या था? ये कार्बन था sp3, sp3 सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है तो sp3। इसमें आपको बताया हेलोजन कौन से कार्बन से अटैच होता है, sp2। और याद रखना इसमें s करेक्टर आ रहे हैं लगभग 33%, तो इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 25%। s करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जितना ही ज्यादा s करेक्टर होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है अगर एलिमेंट है या बॉन्ड बनेगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। यही रीजन दिया है भी, आप एल्किल हाइड वाले को बॉन्ड को तो आसानी से तोड़ सकते हो इसको तो, पर एरिल लाइट वाले को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। ये देखो इसने यही लाइन लिखी है सिंपल सी। ये डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन सी एक्स बॉन्ड, हेलो एल्केन है उसमें कार्बन कौन से, हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है, sp3 से। उसमें आपको बताया है हेलोइरिन के अंदर कार्बन है वो कौन से हेलोजन से जुड़ा है, ओ सॉरी हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज से। इससे फर्क क्या पड़ा, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 जो मैंने उसमें उधर से ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसमें करेक्टर s करेक्टर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और सी एक्स बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर होगा, उतना ही ज्यादा वो टाइटली बॉन्डेड होगा। sp3 में कार्बन है वो हेलो एल्केन है, वो लेस s करेक्टर है। और ये इसमें बॉन्ड लेंथ भी दी है, आपको यह भी बताएं जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, तो तोड़ना क्या होगा, मुश्किल। ये देखो इसने दी भी है। इसकी दी आपको 169, इसकी दी आपको 177, तो आसानी से आप होता है इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। ठीक है, ये देखो साफ साफ लाइन लिखी हुई है, इसकी 177, इसकी 169। ये रहा शॉर्टर बॉन्ड है, एक लॉन्गर बॉन्ड है, शॉर्टर को आपको पता है तोड़ना मुश्किल होगा, उसको तोड़ना क्या होगा आसान। ये देखो हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो। होप सो आपको दूसरा रीजन भी बढ़िया समझ में आ गया होगा। फर्स्ट था रेजोनेंस वाला, सेकंड था कौन से, हाइब्रिडाइजेशन वाला भी। अगर sp2 है और sp3 है उससे क्या होगा, sp2 है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो तोड़ना उसको आसान। थर्ड सुनो, अगर मानो हेलोजन आपने कैसे ना कैसे करके बाहर निकाल दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपको पता है फिनाइल बन गया C6H5, C6H5 पॉजिटिव मान लो, ये आपको पता है पॉजिटिव, ये होते हैं फिनाइल स्ट्रक्चर। आपको पता है SN1 रिएक्शन के अंदर अगर कार्बन के टाइन बनता है वो स्टेबल भी होना चाहिए, जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन देगा। बट फिनाइल आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं दिखाता, इसलिए ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल नहीं हो पाता रेजोनेंस के कारण, ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता। इस कारण ये भी रीजन दिया भी हेलो अरीन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ये देखो यहाँ पे लिखा हूँ, माइक चेक कर लेता हूँ, कल भी यही हुआ था। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन भी, अगर येलो एरिन मान लो फिनाइल कीटाइन बना भी रहा है, फॉर्म रिजल्ट सेल्फ आयनाइजेशन विल बी नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, देयर SN1 मैकेनिज्म इज रूल आउट। आपको पता है अगर कार्बन केटाइन स्टेबल ना हो, अगर ये फिनाइल मान लो अगर ये Cl हट भी जाता है या X ग्रुप हट भी जाता है तो फिनाइल आयन जो बना है उस पे अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कैसे, वो खुद ही स्टेबल नहीं है पहले भी, फिनाइल आयन में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होती इसलिए। अब देखो फोर्थ रीजन, अब आ गया आपका फोर्थ रीजन, ये सिंपल सा रीजन है, ये वैसे बताता हूँ। जैसे देखो ये एल्किल हैलाइड, ये क्या है एल्किल हैलाइड, इस पे आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी रिच इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, तो ये आपस में क्या लगाएंगे एक दूसरे पे रिपल्सन। ये भी रीजन है भी, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक क्यों नहीं करने देता। ये देखो लाइन लिखी हुई, because the possible repulsion, it's likely the electron rich nucleophile approach electron rich arenes, भी arenes में भी electron rich का ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। अपने को ये तो बता दिया भी इसने न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हेलो एरिन बहुत ही कम देती है, पर फिर भी आपको बताया था स्पेशल कंडीशन करके या स्पेशल अपने कोई एडवांस कंडीशन देके कोई टेम्परेचर प्रेशर कुछ बढ़ा वगैरह करके अपने को ये रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे पहले पहले बताया इसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस किया इसको, हेलोजन ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस किया। ये देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड 643 623 केल्विन टेम्परेचर, और ये प्रेशर कितना ज्यादा दिया है 300
एटमोस्फेयर। आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्शन नहीं होती, सिंपल सा है। ये Cl बार यहाँ क्या लग गया, OH। ये आपकी बन गई फिनॉल, ये आपकी बन गई फिनॉल। अब एक बात सुनते जाए, इंटरेस्टिंग बात। आपको ये रिएक्शन करनी है फास्ट, तो आप क्या चाहते हो, आसानी से क्लोरीन जाए उधर, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो पूरी रिंग पे, ताकि वो रिंग है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपको पता है नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे घटा देगा। तो देखो एक नाइट्रो ग्रुप लगाने से कितना इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से 623 केल्विन, यहाँ देखो एटमो प्रेशर तो देने की जरूरत नहीं पड़ी, 643, और ये आपकी रिएक्शन होगी वापस। अगर आप ऐसे ही दो नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हो तो देखो रिएक्शन कितनी इजी से हो रही है, क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। और आगे देखो, इसने दिखाया अगर तीन नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हो तो सेम ही रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, सिर्फ आपको गर्म करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, गर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आपने नाइट्रो ग्रुप यहाँ पेरा पे लगाया है, यहाँ ऑर्थो पे लगाया है, और यहाँ पर भी क्या लगाया है, ऑर्थो ऑर्थो पेरा। मेटा पे कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा, उसका लगाने का फायदा भी नहीं है। उसका रीजन ये बताता हूँ, देखो अभी आपने पहले किया भी था। अगर एक्स ग्रुप लोन पेयर दे रहा है तो देखो, एक तो माइनस चार्ज आ रहा है ऑर्थो पे, एक आ रहा है पेरा पे, मेटा पे कोई चार्ज ही नहीं है। अगर वहां अगर आप ग्रुप लगा भी दोगे तो कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। ये लाइन इसने यहाँ भी बताई है, देखो सिंपल सा फैक्ट, कि अगर आप पेरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये माइनस चार्ज आएगा, ये देखो यहाँ माइनस शिफ्ट रेजोनेंस, और ये देखो माइनस चार्ज आया इस पे पेरा पे, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके, और ये देखो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम। ओवरऑल मतलब पेरा पे चार्ज आ रहा है, ऐसे ही ऑर्थो पे चार्ज आ रहा था, तो नाइट्रो ग्रुप का फायदा। अब देखो यहाँ मेटा कट गया, मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, यहाँ इस पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, तो इस नाइट्रो ग्रुप को मेटा पे लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। ये लाइन इसने दी है, ये देखो, द इफेक्ट ऑफ परनोस नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, नो इफेक्ट रिएक्टिविटी हेलो एरिन is observed in the presence of electron withdrawing group in the meta position। इसका रीजन भी आगे दिया, इसका मैकेनिज्म ये बता दिया, यही क्वेश्चन इसने आगे पूछा दोबारा। कैन यू थिंक व्हाई डज नाइट्रो ग्रुप इट्स इफेक्ट ओनली ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन नॉट मेटा पोजीशन। यहाँ देखो इसका आंसर भी दिया। ये आपको पता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में मेटा जो भी मतलब पोजीशन है वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज ही नहीं आ रहा। अगर चार्ज ही नहीं आएगा तो फिर उसको स्टेबल क्या करेगा, ये देखो लिखा भी हो इसे, नाइट्रो ग्रुप while in case in metanitrobenzene none of resonating structure bear negative charge on the carbon bearing the nitro group। मेटा ग्रुप वाले कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो therefore the presence of nitro group meta position does not stabilize the negative charge and no effect on the reactivity observed presence of nitro meta position। ये ऑर्थो और पेरा पे तो चार्ज आ रहा था नेगेटिव चार्ज, तो उसके लगाने का फायदा नहीं। देखो ये आपको पता है ना, ये हेलोजन ग्रुप, थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो तो वो तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, तो यहाँ कोई ग्रुप लगाने, विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का फायदा ही क्या। ये इसमें सिंपल सी बात है। चलते हैं अपने आगे, स्ट्रीम चेक करता रहता हूँ, कल ही क्लास दोबारा बनाइए सारी सारी। अब सुनो, अभी मैंने बता दिया बी हेलो एरिन, आपको पता है न्यूक्लियोफाइड रिएक्शन बहुत ही कम देता है, उसके चार रीजन भी बताए थे। अब हमने न्यूक्लियोफाइड रिएक्शन करके भी देख ली, बट लेकिन वो अपने एडवांस कंडीशन में की हुई, अपने स्पेशल कंडीशन लेके। फिर आपको पता है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है आसानी से, कार्बन पे ऑर्थो पे भी नेगेटिव और पेरा पे भी नेगेटिव, तो हेलो एरिन आपको पता है फिर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से ये दे देगा। ये रिएक्शन इसने करवाई है और ये आपको मैं समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी ये रिएक्शंस है। तो सुनो पहले ये आपको मैंने बता दिया है भी हेलोइरिन है, उसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, बट लेकिन रेजोनेंस उसके लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण उस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर। अब सुनो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ हेलोजन ग्रुप एक तो दिखा रहा है प्लस आर मतलब लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तो रेजोनेंस में, बट लेकिन याद रखना हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका ये इफेक्ट कभी नहीं जाएगा माइनस आई वाला, माइनस आई वाला। तो याद रखना ऑर्थो पे अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, मान लो अगर आपको ग्रुप ऑर्थो पे जोड़ रहे हो और एक पेरा पे जोड़ रहे हो, तो हमेशा स्टेबल पेरा वाला होगा लगभग इसमें, क्यों, ऑर्थो वाले से ये माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा पर कम होगा, पर पेरा वाले पे इसके अगर मानो हेलोजन पे तो चार्ज क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि
आपको पता है हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, बट उसके साथ ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, क्योंकि ये आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है। ये लाइन इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखी है, देखो ये देखो, हेलोजन बिसाइड, एक मिनट, कलर भी चेंज हो गया भाई। सही, ये देखो, हेलोजन एटम डिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ये मैंने बता दिया। देखो ये देखो डीएक्टिवेटिंग क्यों लिखा, क्योंकि माइनस आई दिखा है। और ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोला, क्योंकि इसके कारण ऑर्थो और पैरा के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। ये लाइन लिखी थी। सब्स्टिट्यूशन आपको पता है ऑर्थो और पैरा पे होगी पोजीशन पे, हेलोजन पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आपको मैंने बता ही दिया सिंपल सा रेजोनेटिंग के कारण। और ये लाइन देखो लिखा हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा at meta position at sorry due to resonance the electron density increase more ortho and para position। वो तो मेटा पोजीशन पे तो है नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑर्थो और पेरा पे। ये बता रहा है कि मेटा पोजीशन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करोगे तो आप किस पे ज्यादा होगी, ऑर्थो और पेरा। और अगर आप सबसे ज्यादा पूछो तो पेरा पे होगी, मेटा पे कम क्यों होगी, क्योंकि हेलोजन पास में है तो माइनस आई इफेक्ट के कारण थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम। ये लाइन लिखी भी है, ये आपका हेलोजन है वो माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, ये देखो लिखा हुआ, डीएक्टिवेटिंग भी है। अब आगे सुनो, पहला ही पहला हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब आपने हेलोजन ग्रुप को ऐड करना है, सिंपल सा। क्लोरीन लो, एनहाइड्रस FeCl3 की रिएक्शन करवाओ, आपको बताया एक तो पैरा पे जुड़ेगा, एक का भी जुड़ेगा ऑर्थो पे। और हमेशा आपको बता दिया पैरा वाला स्टेबल क्यों है, पैरा वाला स्टेबल इससे ज्यादा क्यों है ऑर्थो वाले से, क्योंकि यहाँ लगा है Cl, और ये आपको पता है माइनस आई भी दिखाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम। और यहाँ पे तो इसको टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा दूर है ये, तो इसलिए। अब सुनो नाइट्रेशन, पहले यहाँ पे बताता हूँ, सेंस बताता हूँ। यहाँ मानो H है, ये है Cl, ये है Cl, ये मान लो प्लस, ये मान लो माइनस, ये दोनों चले गए बाहर। अब इस पे मान लो आप डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन के कौन सा आ गया, माइनस। अब ये Cl पॉजिटिव बना, ये इस पे जाके क्या कर देगा, ऐसे समझ लो आप इस रिएक्शन को सिंपल में। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास आपको इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। ऐसे समझ लो आप इस रिएक्शन को सिंपल से। बस आप ये बना लो, जैसे याद रखना, बस यहाँ से तो आपको पता है एच रिप्लेस होगा बेंजीन से, तो एच यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी, आप इसका बना लो सिंपल सा। ओ एच नेगेटिव याद रखने के लिए याद रखिए, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये आपका इसके साथ बात पानी, और NO2 जाके इस पे और है ऑर्थो और पैरा के ऊपर लग सकती। और अभी बताया है मेजर हमेशा पैरा वाला होगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब सुनो सल्फोनेशन, सिंपल वही मेथड। सल्फोनेशन में क्या जोड़ोगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, वही वापस। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस HSO4 माइनस, सॉरी सॉरी, यहाँ लिखो OH नेगेटिव, यहाँ HSO3 पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में ये रहा, ये पूरा ग्रुप इसके ऊपर लग जाए। ये देखो लिखो OH तो H के साथ बार हो गया, देखो SO3H ये वापस माइनर, ये वापस मैच है, ये सिंपल सा है। अब सुनो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ये, आपके 2 या 3 चैप्टर के अंदर रिपीट रिएक्शन आएगी। ऐसे कैसे, आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की सबसे पहली बात याद रखना, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इसके अंदर आप एल्काइल ग्रुप जिसे मान लो यार CH3 ग्रुप, एसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, एसिल ग्रुप। आपको बताइए थोड़ा सा, अगर CH3 ग्रुप लगाओ या C2H5 ऐसे ग्रुप लगे हो तो उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ये आपको पता है C2H5, सी मतलब मान लो C3H7, और अगर मान लो CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप लगाओ CH3CS, इसे बोलते हैं एसिल, इसे क्या बोलते हैं, एसिल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अगर किसी पे आप एल्किल ग्रुप ऐड करें तो उसको बोलते हैं एल्किलेशन, एल्कलाइजेशन, इसको बोलते हैं एसिलाइजेशन। ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सिंपल है, यहाँ पे देखना आप CH3 जुड़ेगा, यहाँ से H बार,
इधर भी H बार, ये पूरा ग्रुप एसिल क्लोराइड वाला ग्रुप। इसको आपको पता ही है एल्किल क्लोराइड बोलोगे, या मान लो ये हो गया क्लोरोमीथेन हो गया। अगर यहाँ पे R ग्रुप होता, जैसे RCl सिंपल होता, तो इसको आप इस ग्रुप को बोलते हैं एसिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इन सभी को बोलते हैं। और ये हो गया आपका एसाइल ग्रुप। ये देखो सिंपल सा दिया हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप था, यहाँ से H बार Cl के साथ, और ये CH3 क्या बन गया, पॉजिटिव। इधर भी ये क्लोरीन पे माइनस, इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप जुड़ गया CH3। अगर ये ऑर्थो पे जुड़ रहा है तो ये रहा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और ये पेरा पेर भी ऐड हो जाएगी। याद रखना फिडल क्राफ्ट रिएक्शन सबसे मेन तो ये याद रखना, एन हाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। और अपने इससे कोई भी अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल इथाइल ये जो ऐड कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर आप एसाइल ग्रुप जोड़ोगे तो एसाइल ग्रुप भी जोड़ सकते हो। अगर अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हो जैसे मिथाइल इथाइल तो इसे बोलते हैं अल्कलाइजेशन, और अगर आप उस पे एसिल ग्रुप जोड़ रहे हो तो उसे बोलते हैं एसिलेशन। ये होती है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बात वो की सेम ही सेम, एक तो बनेगा मेजर प्रोडक्ट और एक बनेगा माइनर। ये टूटा कैसे, ये सुन लो, CH3Cl, ये माइनस, ये क्या बन गया, पॉजिटिव। ये H के साथ बार, तो ये पूरा ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया। इसमें क्या हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा पूरा ग्रुप इस पे ऐड हो गया। ये देखो देखो, ऑर्थो पे और मेटा, सिंपल सी रिएक्शन, फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन याद। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रीम देख लेते हैं, चलिए। ये देखो जो मैंने आपको पहले ग्रुप बताया, ये क्लोरीन है तो विड्रॉइंग ग्रुप, बट लेकिन फिर वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग क्यों है, और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन दे ही क्यों रहा है। भी अपने को अगर सिंपल सा पूछा जाता भी इसकी रिएक्शन बताओ तो कैसी होगी, अपने को यही याद रहता है भी क्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। हेलोजन है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इस पे नॉर्मल क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। पर हेलो एरीन के केस में आपको पता उल्टा हो रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसने सिंपल सा समझाने की कोशिश की है भी, अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखो ये लिखो, मान लो अब यहाँ क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखा, कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। इसने कंडीशन लेके आपको आसानी से समझिए, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता तो यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आता, पॉजिटिव। ऊपर से क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये कार्बन तो पहले ही अनस्टेबल है, क्योंकि इस पे मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऊपर से क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखा, मींस इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई है। तो इसके इंडक्टिव इफेक्ट के कारण डिस डिस्टेबिलिटी हो जाती है इस इंटरमीडिएट कार्बन केटायन की। और आपको पता है अगर कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल है या डिस्टेबल है, तो वो रिएक्शन कभी भी नहीं होती है, कभी भी फास्ट नहीं होती। इसने दूसरी कंडीशन बताई है कि आपने वापस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड किया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, अब यहाँ पे क्लोरीन, अब यहाँ पे क्लोरीन माइनस आई ना दिखा के आपको प्लस आई दिखा रहा है, या मीन्स मान लो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है उसके कारण। तो अब देखो, अब इसको इसने क्या कर दिया, स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इस कार्बन के टाइम पे इसने स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज। और ये इसने कंडीशन बताया पेरा के अंदर भी, देखो रेजोनेंस कर रहा है, अगर वो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, तब तो वो का इंटरमीडिएट क्या कर मान रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो इसने यही बात कही है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाने की वजह यहाँ कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस के कारण, कौन से कारण, रेजोनेंस के कारण, प्लस आर इफेक्ट के कारण ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होती है। ये देखो इसने साफ साफ इसी में ये लिखा, क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रोट इंडक्टिव एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रोट रेजोनेंस भी। ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। अगर ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है क्लोरीन, तो डिसेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी हो जाती है इंटरमीडिएट कार्बन के टाइम की इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो उससे कंपाउंड या वो रिएक्शन नहीं होगी। आगे देखो, अगर ये रेजोनेंस रिएक्शन, अगर ये रेजोनेंस के कारण, तो हेलोजन टेंड स्टेबलाइज द कार्बन केटायन, इफेक्टिव मोर प्रोनाउंस्ड ऑर्था एंड पेरा पोजीशन, ये मैंने बता दिया। अगर आपका क्लोरीन प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है रेजोनेंस के कारण, तो वो ऑर्थो और पेरा के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन के टाइम भी क्या बन रहा है, स्टेबल। कार्बन के टाइम भी क्या बन रहा है, स्टेबल। ये देखो लिखा हुआ, द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द रेजोनेंस cause net electron withdrawal thus the case net deactivation। अगर मान लो रेजोनेंस के ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखता, तो ये सारा सारा जो इंटरमीडिएट बना था वो अनस्टेबल बन जाता। बट लेकिन अगर रेजोनेंस अगर ज्यादा दिखेगी, द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड अपोज इंडक्टिव इफेक्ट टेक ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन मेक द डीएक्टिवेशन लेस for ortho and para attack. Reactivity those are controlled by the stronger inductive effect and orientation is controlled by the resonance effect. याद रखना, ये इसने बताया भी
इसका ओरिएंटेशन है वो तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण कंट्रोल हो रहा है, और रिएक्टिविटी किसके कारण कंट्रोल हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट। पर याद रखना यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, रेजोनेटिक इफेक्ट। ये सिंपल इसने दोनों बताया भी है कि अगर दोनों कंडीशन अप्लाई होती तो क्या होता। अगर ये यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट दिखाने लग जाता तो ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी होती ही नहीं, क्योंकि इसमें मना कार्बन के टाइम अनस्टेबल हो जाता। याद रखना, ये इसने सिंपल सी बात बताई। ये मैंने आपको रिएक्शन करा दी थी, वुड्स बीटिंग और फिटिंग। आपको बताया था अगर आप आर आर की रिएक्शन, सॉरी, आर आर बना रहे हो तो वो तो वुड्स बनेगा, और अगर डाई फिनाइल बन रही है तो वो किस में बनती है, फिटिंग में। और ए आर आर किस में बनती है, वुड्स फिटिंग में, वुड्स फिटिंग में। उसके आप एल्किल हैलाइड लेते हो, इसमें दोनों ही एरिल हैलाइड लेते हो, उसमें एक एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। सोडियम के साथ सिंपल ड्राई करके पेंस में रिएक्शन करवानी, ये रिएक्शन मैंने करवा दी पिछली क्लास में। अब आपको सिंपल से रिएक्शन दिए हैं SN1 और SN2 के अंदर बताना है आपको। ये देखो, which alkyl halide pair would expect react more rapidly, SN2 reaction। आपको याद ही होगा SN2 रिएक्शन कौन फर्स्ट देगा, SN2 के थोड़ा सा याद करो। कार्बन का डाई स्टेबल था SN1 में, तो मतलब 3 डिग्री था। SN2 में कौन फर्स्ट देता है, 1 डिग्री वाला। तो फिर बाद में उससे 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला। इनमें से 1 डिग्री ढूंढ लेना और वो रिएक्शन क्या हो जाएगी मुझे बता ही देता हूँ। इसमें ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री, तो ये आंसर हो गया। ये 2 डिग्री है, इसमें देख लो, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री, तो इसमें ये फर्स्ट हो गया। इन दोनों में ये है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री। बट एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस देखो, यहाँ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है पास में, तो इसका स्टेरिक इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा। इसके आंसर भी दिया, मैं आपको प्रोवाइड देता हूँ। 6.7, ये देखो लिखा हुआ प्राइमरी हेलाइड, ये आपको बता ही दिया, सेकेंडरी था, दूसरा टर्शियरी था इसलिए। और ये देखो, इसमें ये CH3 ग्रुप, उसमें यहाँ लगा था, इसमें यहाँ, तो ये अगर दूर है तो इसके ऊपर आपको पता है स्टेरिक इंट्रेंस कम है, ये लिखा हुआ। दूर होने के कारण इस पे स्टेरिक इंट्रेंस कम लगेगा। मैं दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा, तो समझ में। अब तो थोड़ा सा चैप्टर है भाई, होप सो आज स्ट्रीम बंद ना हो और मैं ये चैप्टर पूरा करा दूं। ये समझ में आ गया ना। देखो ये तो 1 डिग्री सिंपल सा था, ये 2 डिग्री है, तो आपको पता है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्शन ज्यादा देगा। इसमें ये 2 डिग्री है, इसमें ये 3 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री वाला हो गया। इसमें है तो दोनों ही 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, पर ये देखो अल्काइल ग्रुप इसके पास वाले कार्बन पे, इसमें मान लो 1 2 3, इसमें 3 वाले पे अल्काइल है, इसमें 1 2 वाले पे, तो स्टेरिक एंट्रेंस पता है ना। इसमें जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो ये इसके ऊपर बल्कि ग्रुप होने के कारण स्टेरिक एंट्रेंस लगाएगा। ये वापस फोकस आप स्ट्रीम देख लेते हैं। SN1 SN1 में आपको पता है कौन सा फास्ट देगा रिएक्शन, 3 डिग्री, फिर सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सॉरी, हाँ, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसमें 3 डिग्री देख लो, ये कार्बन है भाई 3 डिग्री, ये कार, ये कार, ये कार, ये 3 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है, एक एक 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो इसमें फर्स्ट कौन देगा, ये और ये इसने दिया। जैसे ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल में ही करवा रहा हूँ, तो इसलिए ये रहो। पहला पहला रीजन, टर्सरी हैलाइड है तो आपको पता है सेकेंडरी लाइट से ज्यादा ही स्टेबलाइज कार्बन का टर्न रहेगा, ये आपको पता है सेकेंडरी है, इसलिए आपको बताइए ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। वो रिएक्शन ऊपर दी है उसका मैं आपको आंसर करवा देता हूँ सारा का सारा, आपको ये डिटेल में करना पड़ेगा। काश ये नीचे ही लिखा होता तो मेरे को इतना ज्यादा होता। और वीडियो अगर आपको मस्त लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, जरूर। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया है, पहला तो यही, रिएक्शन ज्यादा हार्ड नहीं है। ये देखो ये है एल्किल एल्किल, क्योंकि आपको पता ही है ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी है। ये याद करो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर अपने मेटल के साथ करते हैं ड्राई हीटर, तो याद है RMgx, आर ग्रुप ये भी है आपको मान लो, पूरा आर ग्रुप ये मान लो, ये भी है, तो ये मिल जाएगा। ये ग्रुप क्या बनेगा, ये MgBr। अब आप इसका हाइड्रेशन करा रहे हो, क्या करा रहे हो, हाइड्रेशन, तो आपको याद ही होगा ये OH इसके साथ बाहर चला जाएगा। ये देखो रिएक्शन दी हुई 6.9 का आपको आंसर होता है। चलो पहले बताता हूँ, ये देखो, ये तो आपके पास बन गया,
बी ए से मतलब ये रिएक्शन दी थी, तुमने बताता हूँ यहाँ पे उसने ये देखा यहाँ क्या है, बी आर, और आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें, ये आप अल्किल लाइट हो गया, ये आपका क्या हो गया मैग्नीशियम, तो ए क्या बनेगा ये एम जी बी आर, आर एम जी बी आर। अब आपको करा रहा है एच टू ओ के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन एच टू ओ के साथ, इसके साथ ओ एच जाएगा, इसके साथ क्या जाएगा एच, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी बेंजीन, ये क्या बन जाएगी बेंजीन। होप सो आपको ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट आसानी से समझ में आ गया, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। अब सुनो, अब वापस वो की वही रिएक्शन, आर बी आर एम जी सी के साथ रिएक्शन कराओ तो वापस आर एम जी बी आर, एम जी बी आर एम जी बी आर। इस बार ए टू के साथ रिएक्शन कराइए, तो यहाँ लग गया, पूछ क्या रहा है, डी के साथ इसकी रिएक्शन कराओ ई बनेगा, आर एक्स इसके साथ रिएक्शन कराओ, एक तो ये पूछ रहा है सी पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सा हो गया। ये देखो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहा है, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहा है, तो ये यहाँ पे आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर कौन सा होगा यहाँ पे, आर ये होगा, फिर बी आर एम जी एक्स है तो ये होगा आर क्यू, टू ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन होगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सॉरी एम जी बी आर, ये आपका आ गया सी कंपाउंड, ये आपका आ गया सी कंपाउंड, देख लो सिंपल सी रिएक्शन है, बस घुमा के दी रखी इसने। टाइम ज्यादा लग रहा है भाई, ये देखो ये मैंने बता दिया, ये रहा सी तो मैंने आपका आर एम जी एक्स, और आर ग्रुप क्या हो गया ये सिंपल ग्रुप, क्योंकि इस पे बी आर लगा है, सीधी प्रोपेन थी, सिंपल क्या ही प्रोपेन, ये रहा डी ग्रुप जो भी मैंने आपको बना के दिया, एक आर ग्रुप इसका भी था। अरे यार, ये तो कंफ्यूज ही करने से ना, ये मेरे को यहीं लिखना पड़ेगा अभी सारा, एक मिनट रुको सारा लिख के देता हूँ, ये यहीं से कंप्लीट यहीं करवाता हूँ, इसको रफ करता हूँ सारे, मैं सोच रहा हूँ ये बढ़िया करो, ऊपर वाला तो समझ में आएगा, ये समझाता हूँ आपको बस, ये छोड़ो सारे छोड़ो, मैं आराम से यहीं करवाता हूँ। अब सुनो, पहले तो ये रिएक्शन सुन लो सिंपल सी, इसने कहा आर की आपने रिएक्शन कराई एम जी के साथ, तो यहाँ क्या बन गया सी किस गया आर एम जी एक्स, इतने में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ आपको इसने आर की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू क्या कर दी दे दी, ये है सिर्फ आपकी एल्केन, मान लो सी एच थ्री सी एच, डी का मतलब होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, याद आया हैवी वाटर, ये मान लो डी हाइड्रोजन है तो ये हो गया सी एच थ्री। आगे इसने देखो ये आगे रिएक्शन होगी इसमें, अब कह रहा है आर एक्स की रिएक्शन, यहाँ अगर आप कोई आर ले रहे हो, अगर क्या ले रहे हो आर, और यहाँ कोई डी कंपाउंड बन रहा है, डी कंपाउंड यहाँ बन रहा है E, और इसकी रिएक्शन आप ये करवा रहे हो सोडियम, सोडियम और इत्र के साथ, तो ये कंपाउंड होता है, तो अब आपको पता चला आर की वैल्यू ये दी है, आर की वैल्यू क्या दी है ये, याद करो ये ऐसे दिया सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ लगा है आपका बी आर, यहाँ लगा है आपका बी आर, और इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, याद करो ये भी दो कंपाउंड, ये भी दो, ये दोनों बार, तो ये आपस में जुड़ गई, ये आ गई आर की वैल्यू, आपके आर वन की वैल्यू, आर वन ये है आर वन, देखो सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ये आपका आर वन, इससे अगर आप इसकी रिएक्शन आपको बताइए इससे कराओगे तो ये आपका बन गया। और अब आप इसकी एमजीएक्स से रिएक्शन करा रहे हो, देखो ये लिखा हुआ आर, आर की वैल्यू आ गई, इसके साथ लगा एक्स, तो ये बन गया एमजीएक्स, तो ये आपका आगे वाला कंपाउंड बन जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ बन गया एम जी एक्स, एम जी एक्स, ये आपका डी कंपाउंड बन गया, ये आपका कौन सा कंपाउंड बन गया डी। और इसका आप वापस H2O के साथ रिएक्शन करा तो E के अंदर क्या होगा ये सारा हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा सिर्फ H, क्या बन जाएगा H। अब देख लेंगे ये सारे ये आपका D था,
ये आपका बी था। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सा हो गया, पर ये क्वेश्चन है ऐसे, पर सिंपल क्वेश्चन है ये, बट घुमा के बहुत दिया क्वेश्चन को। आप अपने अपने प्रोडक्ट देख लेना बस, वो क्लियर है। आर की वैल्यू यही थी, ये उससे पता चला अपने को जब अपने वो मोड सिलेक्शन करवाया, ये रहा आर वन, ये था आर वन। और डी के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये रहा एम जी एक्स बन गया, ये लास्ट कंपाउंड आपको बताया ई वाला, ये यहाँ पे एच लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा एच। उसने ये सिंपल सी रिएक्शन बताई। स्ट्रीम तो चल रही है भाई, थोड़ा सा रह गया चैप्टर, आप करवाता हूँ आपको बाकी। ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आए ना आपको तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल के अंदर दोबारा समझा देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा दिया है ए बी सी डी करके, तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है। बाकी है क्वेश्चन सिंपल सा ही, क्वेश्चन ज्यादा औखा नहीं, क्योंकि इसमें दो ही तो मेथड लगे हैं, एक तो गिरगार्ड रिएक्शन वाला, एक इसमें लगा सोडियम इथर वाला। बाकी तो गिरगार्ड रिएक्शन ही चल रहा है, आर ही तो निकालना है, और कोई ज्यादा इसमें कोई बड़ा ये सुन, पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड सिंपल सा बताता हूँ। हेलोजन का आपको पता ही है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वगैरह, एक्स ग्रुप। अगर मान लो एक कार्बन है, उसके साथ एक से ज्यादा, दो सॉरी दो से ज्यादा, या मतलब कितने भी हो, दो तीन चार, मतलब एक से ज्यादा ही होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। जिसमें इसमें पहले पहले दिए वो पहले सुनिए। डाई क्लोरोमीथेन, मतलब एक कार्बन है उसके साथ क्लोरीन कितने लगे हैं, दो, ये हो गया डाई क्लोरोमीथेन। इसको आप मेथिलीन क्लोराइड भी बोल सकते हो। ये ट्राई क्लोरोमीथेन, मतलब सी सी एल थ्री, सी एच सी एल थ्री, सी एच सी एल थ्री। ट्राइक्लोरोमीथेन बोला ना, याद करो ट्राइक्लोरोमीथेन का मैंने दूसरा नाम भी बताया था, क्लोरोफॉर्म। पीछे करवाया था फर्स्ट क्लास में, क्लोरोफॉर्म नॉर्मल। थ्री आइडोमीथेन, मतलब सी एच, मीथेन है उसके ऊपर आयोडीन कितने लगे हैं, तीन। देख लो आप हेलोजन सभी में दो से ज्यादा है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड। इनका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले एक बार आप सुन लो। ये है टेट्रा क्लोरोमीथेन, मतलब क्लोरीन पे कितने, मीथेन पे कितने क्लोरीन लगे हैं, चार। टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन भी, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हो आप इसको। फ्री ऑन आगे आएगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। जैसे मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुना होगा आपने, सी सी एल टू एफ टू, डाई फ्लोरो डाई क्लोरो फ्री। ये आगे आएगा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा डीडीटी। इस पे तो मस्त कहानी बनेगी, और कहानी भी मस्त था और साइंटिस्ट भी बढ़िया था। अब सुनो, अब रही है थ्योरी, थ्योरी सुनते जाना भाई। पॉली हेलोजन कंपाउंड, आपको एक बात बता दूं, पॉली हेलोजन कंपाउंड लगभग लगभग जितने भी हैं, वो अपने लिए, उनकी अगर मान लो हवा के अंदर मात्रा कर लो, आंखों पे कर लो, टच पे कर लो, या अपने बॉडी के सीधे टच में, या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टच में, अपने को खतरनाक ही है। इसमें सब कुछ बताएगा, जैसे मान लो नोजिया होना, टिंगलिंग होना, मीन्स मतलब झुनझुनी होना, आंखों का बोलो सॉरी आंखें जलना, सिर दर्द होना, चमड़ी जलना, ये सारे के सारे इफेक्ट सभी में लगभग सेम रहेंगे, ये सभी के सभी। बट इनका फिर यूज क्यों करते हैं, इफेक्ट तो यूज इनका कुछ का तो यूज एनेस्थीसिया वगैरह में कर देंगे, जैसे सर्जरी वगैरह में यूज करते थे। कुछ का यूज ये क्या है आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट के रूप में आप इनको डाल सकते हो। इनसे आप इसमें एक दो नाम और भी आएंगे, जैसे एरोसोल बना सकते हो, प्रोपेलेंट बना सकते हो, किसी को सॉल्यूशन बना सकते हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलना है तो इनको सॉल्वेंट के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। ये यूजफुल भी बहुत है, पर ये हार्मफुल भी बहुत है। अब देखो यहाँ पे सब लिखे, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन, अगर एक से ज्यादा हेलोजन है तो उसे क्या बोलोगे, पॉली हेलोजन कंपाउंड। दो तीन चार पांच कितने भी हो। मैनी, ये रहा मैनी कंपाउंड आर यूजफुल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये बता ही दिया मैंने आपको। एग्रीकल्चर में भी यूज होंगे और इंडस्ट्री में भी यूज होंगे। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं डाई मीथेन में, ओ सॉरी डाई क्लोरो मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन मेथिलीन क्लोराइड। डाई क्लोरो मीथेन आपको बता दिया सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, और कलर वगैरह को उतारने के लिए भी यूज होता है। प्रोपेलेंट इन एरोसेल में यूज होता है। सॉल्वेंट ये रहा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, मतलब दवाइयां बनाने के अंदर सॉल्वेंट के रूप में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये रहा मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग, पहले मान लो किसी की मतलब मान लो जैसे कलर वगैरह करते हैं तो किसको फिनिशिंग टच देना है, बहुत ही मस्त फिनिशिंग टच देना है, तो उसके लिए भी ये यूज होता था। अब देखो ये मैंने बता ही दिया, सीधा सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। लगभग पॉली हेलोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सिर दर्द होएगा, जी चकराएगा, अपने नर्वस सिस्टम अपने को ऐसे लगेगा अभी अपने चक्कर आ रहे हैं, ऐसे सारे के सारे सिम्टम ये दे देते हैं। इनकी अगर थोड़ी या ज्यादा मात्रा ये दी हुई, ये देखो लिखा हुआ, इट इज यूज टू मेटल, ये लिख मेथिलीन क्लोराइड हार्म, ये देखो ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी अगर लोअर लेवल मेथिलीन क्लोराइड की अगर आप एयर में भी है, फिर भी आपको क्या होगा, सुनने में और देखने में क्या हो सकती है, दिक्कत। अगर इसकी हाइयर ज्यादा मात्रा, अगर आपकी हाइयर मात्रा है तो आपको डिजीनेस,
नोजिया, टिंगलिंग मतलब आपका जी से मतलब सिर चकराना, आपको मतलब सो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, झुनझुनी सी होना, मतलब कि आप कांपने लग जाओगे, ऐसे हो। ये देखो लिखा हुआ है। और आपके फिंगर वगैरह है या मतलब उंगलियां वगैरह वो ऐसे ऐसे करने लग जाएगी, याद रखना। इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में भी आपके ये क्या करेगा, बर्निंग मतलब मान लो जलने जैसा कुछ लगेगा, और आपके रेसेस वगैरह पड़ जाएंगे, रेडनेस ऑफ स्किन हो जाएगा। और कांटेक्ट आई के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तो करवा भी मत देना भाई, कॉर्निया जल जाएगा आपका। अब आगे सुनो, ट्राई क्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा, पुरानी फिल्मों में जैसे क्लोरोफॉर्म से सुना दिया तो वो एनाथीसिया हो गया, मतलब ऐसा कुछ करके, मतलब वो बेहोश हो गया, तो सुना ही होगा क्लोरो। उसी टाइप से देखो ये, क्लोरोफॉर्म इज इम्प्लॉयड सॉल्वेंट फॉर फैट एंड एल्कलॉइड। पहली पहली बात ये बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इनको सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हो। ये देखो सबसे ज्यादा इसका यूज क्या है, द मेजर क्लोरोफॉर्म यूज टुडे प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन्स, ये आगे बताऊंगा। इसमें आपको पता है सीएल है, 3 सीएल, आप एक सीएल को उठा के एक एच को उठा के दो फ्लोरीन लगा दो तो वो बन जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, याद रखें। एक और बताता हूँ, अगर R25 ये तो बन रही है ट्राई क्लोरोमीथेन से, और टेट्रा क्लोरोमीथेन से बनती है आर, शायद तक 12 R12, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन है, वो आगे बता, ये देख लो। इसका यूज लगभग जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी में करते थे, बट अब इसको रिप्लेस कर दिया लेस टॉक्सिक सब्सटेंस से, जो है इथर, जो है इथर। पहले अपने क्लोरोफॉर्म का यूज किस में करते थे, एनास्थीसिया में करते थे जब सर्जरी के टाइम, बट अब इसका यूज बहुत ही कम कर दिया। अब इसका क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा तेज था, रिएक्टिव, और वो क्या है लेस है टॉक्सिक, ये ज्यादा जहरीला था। अब देखो, यूज इन एनास्थीसिया आगे चलो, क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये लाइन याद रखना भाई, ये तो बता ही दिया, पॉली हेलोजन कंपाउंड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सीधा ही दिमाग पे असर करते हैं, जिसके कारण सिर चकराएगा, चक्कर आएंगे वगैरह ऐसे कुछ नहीं। ये देखो आगे, सिर दर्द भी होगा। अब सुनो, 900 पार्ट क्लोरोफॉर्म पर मिलियन, 900 ppm भी, मान लो 10 लाख के अंदर अगर 900 पार्ट भी सिर्फ क्लोरोफॉर्म के हैं, फिर भी आपको क्या होगा, चक्कर आने लग जाएंगे, ये आपके सेहत के लिए खतरनाक होगा, ये लिखा हुआ, अटैक, सिर दर्द वगैरह होने लग जाएंगे। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोर में कैजेस डैमेज टू लीवर, अगर आप लंबे टाइम तक इसका यूज कर रहे हो या इसके संपर्क में हो तो आपके लीवर वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएंगी। फोर्जिन को आपको मैं बताता हूँ, आगे आगे फोर्जिन, फोर्जिन सुनो क्या होता है। अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो वो बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, इसे ही बोलते हैं फोर्जिन, इसे ही बोलते हैं फोर्जिन। ये एक भाई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये रहा पॉइजनस गैस है ये। और ये आपको याद रखना, अगर आप लंबे टाइम तक बॉडी के साथ संपर्क में है क्लोरोफॉर्म के साथ, तो आपके लीवर के अंदर ये देखो क्लोरोफॉर्म इज मेटाबॉलाइज्ड है फोर्जिन, तो वो भी आपके लिए खतरनाक होगा। और कितना खतरनाक होगा इसने दिया भी है, किडनी के लिए खतरनाक है, और ये स्किन के लिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है, ये लाइन लिखी हुई है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये वाला क्वेश्चन, ये था तो क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन और लाइट के टच में आया धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, और क्या बना देगा, ओजोन, क्या बना देगा, ओजोन। इसीलिए आता है कि अगर आपने क्लोरोफॉर्म को स्टोर करना है तो कौन सी बोतल में रखोगे, या तो कलरफुल बोतल में रखोगे, सॉरी, कलरफुल बोतल में नहीं रखोगे, ये लिखा हुआ, आल्सो नाउ एज इट देयरफॉर क्लोज डार्क इन द कलरफुल बोतल, सॉरी, कलरफुल बोतल में रखोगे और डार्क में रखोगे, इसमें रखोगे डार्क में। डार्क में क्योंकि आपको पता है लाइट्स के साथ भी रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, आप इसको कलरफुल बोतल में रखोगे, ये रहा। It is stored in closed, dark and colorful bottle completely fill airtight। याद रखना ये बात, क्योंकि आपको पता है अगर एयर भी होगी तो भी ये आपको इसके साथ रिएक्शन करके पॉइजन बनेगी, इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा एक तो अंधेरे के अंदर स्टोर रखो, एक उसको कलर बोतल के अंदर कंप्लीटली फिल करके रखो, ताकि उसमें एयर भी ना रहे और लाइट भी नहीं चले। आगे सुनो, ट्राई आइडोमिथेन आइडोफोम, ट्राई आइडोमिथेन और आइडोफोम, याद रखना। आइडो आपने सुना होगा, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, अल्कोहल का अगर आयोडीन का अल्कोहल के अंदर आप अगर सॉल्यूशन बनाते हो तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में, क्योंकि आयोडीन आपको पता है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होती है, ऐसे इसका है ट्राई आइडोमिथेन, ये भी आपके एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होगा। और ये इसके कारण ही है, ये आयोडीन रिप्लेट करेगा उसका एंटीसेप्टिक नेचर होता है, ये देखो लिखा हूँ। It was used early antiseptic, but antiseptic property are due to liberation of free iodine, not due to iodoform itself. Due to the इसकी स्मेल के कारण याद रखना, अब इसको रिप्लेस कर दिया है, याद रखना कंटेनिंग। इसके अलग फॉर्मूला, जैसे अब ना टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन का बहुत यूज करते हैं,
मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन अल्कोहल के अंदर उसे एंटीसेप्टिक के रूप में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पोव आयोडीन वगैरह अगर आप घाव वाली दवाई में तो पोव आयोडीन ऐसे कुछ करते हैं। क्या करें? अब सुनो, टेट्रा क्लोरोमीथेन कार्बन टेट्रा क्लोरो, कार्बन टेट्रा क्लोरो, बस थोड़े नहीं तो। चलो अब सुनो, डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बोरियत ना लगे और थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, जल्दी जल्दी आपका पढ़ना आसान हो जाए। देखो, इट इज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी यूज फॉर मैन्युफैक्चर, ये मैंने बताया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको होता है रेफ्रिजरेटर, एसी फ्रिज उसमें होता है, तो इससे वो बनेगा, तो इसलिए इसका यूज रेफ्रिजरेटर वगैरह और मतलब प्रोपेलर एरोसोल वगैरह बनाने में यूज होता है। इट इज यूज्ड फीड स्टॉक सिंथेसिस, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना। फ्रीऑन्स भी बोलते हैं, तो फ्री एन 12 बनाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है। अदर केमिकल, और आप इससे और भी बना सकते हो, जनरल सॉल्वेंट यूज है। जल्दी जल्दी करो, ये देखो लिखो, 1960 में इसका यूज पहले किसमें करते थे? क्लीनिंग फ्लूइड के रूप में, मतलब सफाई करने के लिए इंडस्ट्री वगैरह में, डिग्रीजिंग एजेंट मतलब ग्रीस को उतारने के लिए, स्पॉट रिमूवर, फायर एग्जीक्यूशनर। बट अब एक बात बताऊं, धीरे धीरे पहले इसका यूज ज्यादा होने लग गया जैसे सफाई वगैरह में, डिग्रीसिंग में, फिर धीरे धीरे पता चला इसके हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ते हैं, अपने भी पड़ रहे हैं, इंसेक्ट वगैरह उन पे भी पड़ रहे हैं। तो फिर धीरे 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 इनका यूज कम होने लग गया इन पॉलीहेलोजन कंपाउंड में। देखो लिखो, सम एविडेंस, इससे तो इतना ज्यादा खतरनाक है ये देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो लीवर में कैंसर कर रहा है इंसान के। मोस्ट कॉमन इफेक्ट डिजीनेस, उसको मतलब दिख नहीं रहा, उसका सिर दर्द कर रहा है, उसके मतलब उल्टियां आ रही है, ऐसे केस इसमें आने लगे और परमानेंट डैमेज होने लगे नर्वस सिस्टम। फिर धीरे धीरे पता चला, फिर इस पे धीरे धीरे करके हो गई। इसका देखो आगे लिखा, इन सर्वर केस, कुछ केस में तो इतना ज्यादा हो गया भी, स्टूपर, कोमा, अनकॉन्शियस, मतलब उसके डेथ तक की कंडीशन बनने लगी, सिर्फ इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के ज्यादा यूज था। एक्सपोर्ट टू CCl4 कैन विद हार्ट बीट, आगे तो चल रहा है भाई इसका तो, फिर तो हार्ट बीट में भी इसमें प्रॉब्लम आने लगी। और आपको पता ही है ये सारे के सारे लगभग कंपाउंड, जिसे इससे आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा आपको पता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर करती है, याद है ना? ओजोन को हानि कौन पहुंचाता है? CFC अपने पढ़ते थे, CFC बनता है इससे, ये देखो लिखा हुआ, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज इनटू द एयर इज राइज एटमॉस्फेयर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर से आपको पता ही है, वो हार्मफुल जो मतलब अल्ट्रावायलेट रेज है वो यहाँ आएगी, फिर वो स्किन कैंसर करेगी, आई की डिजीज करेगी, डिसऑर्डर करेगी। मीन्स भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसके यूजेस से ज्यादा तो उसके वो क्या कहते हैं, हानियां ज्यादा है, उसके लॉस ज्यादा है, अगर आप उसका यूज बहुत ही ज्यादा मात्रा में करें। देखो, ओजोन लेयर बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन स्पॉट अल्ट्रावायलेट रेज लीडिंग टू इंक्रीज स्किन कैंसर, अगर वो खत्म होगी तो आपको पता है रेडिएशन आएगा, उस रेडिएशन से आपके स्किन कैंसर, आई डिजीज, डिसऑर्डर वगैरह होंगे, पॉसिबल होंगे, इम्यूनिटी सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आप सुनो, फ्रीऑन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आई थिंक छोटी क्लास में तो आपने जरूर पढ़ा होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी फ्रिज के अंदर जो गैसें डाली जाती है उसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और याद रखना, फ्रीऑन्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है फ्रीऑन्स 12, फ्रीऑन्स 12 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनती है, एक आई थी कार्बन फ्रीऑन्स 22 जो आपको पता है ट्राइक्लोरोमीथेन से बनी थी। और स्वार्स रिएक्शन याद करो, जहां भी फ्लोरीन ऐड करना हो, याद है, एल्किल क्लोराइड बनाना हो तो वहां कौन सी रिएक्शन यूज होती है? स्वार्स रिएक्शन, स्वार्स रिएक्शन। अब देखो इसमें भी आप इससे साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, देखो CCl4 है, उसके साथ अगर आप F की रिएक्शन करवा रहे हो, मान लो RF, याद है वो NaF के साथ रिएक्शन कराओ, Ag रूम के मतलब HgF के साथ वो मतलब प्लेजेस की, तो आप इसके ऊपर मान लो CF2 और Cl2, और यही रिएक्शन आप इसकी करवा सकते हो, CHCl3 प्लस NaF। इसके कुछ रिएक्टेंट थे याद करो, AgF2 ऐसे कुछ करके, इसका क्या बन जाएगा? CF2Cl2। याद रखना, अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड से बना रहे हो तो जो फ्रीऑन्स बन रही है उसे बोलते हैं F फ्रीऑन्स 12, फ्रीऑन्स 12 इससे बन रही थी उसे बोलते हैं F22। इतना डिटेल आता नहीं, फिर भी बता दिया। स्वार्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें फ्लोरीन एल्किल क्लोराइड बन रहा है, एल्किल क्लोराइड भी बन रहा है, ये देखो लाइन लिखी, the chlorofluorocarbon compound of methane, ethane are collectively known freons। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है मीथेन और इथेन के, उन दोनों को क्या बोलते हैं? फ्रीons। एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, टॉक्सिक, नॉन कोरिजिव, इजिली लिक्विड भाई गैस, बट लेकिन आपको पता है ये रिएक्शन कहाँ जाके खतरनाक है? ओजोन के पास। मोस्ट कॉमन फ्रीons इंडस्ट्रियल यूज, इट मैन्युफैक्चर्ड बाय द टेट्राक्लोरोमीथेन स्वार्स रिएक्शन से, याद रखना। यूजली प्रोड्यूस एरोसेल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेटर और कंडीशनिंग पर्पस के लिए यूज करती है, बट लेकिन आगे सुनो, 1974 के अंदर तो इसका भाई कितना प्रोडक्शन था? 2.2 बिलियन के लगभग पाउंड के अंदर,
मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज इन रेफ्रिजरेटर इमर्शियल मेक इनटू एटमॉस्फेयर diffuse unchanged into the stratosphere. In stratosphere, freons is able to initiate radical chain. Free radical can upset the natural. ये देखो लिखा हुआ वही बोला था इसने रिएक्टिव है ये बस स्ट्रेटोस्फीयर में जाते ही इसने किसके साथ पंगा करना स्टार्ट कर दिया भाई ओजोन के साथ अभी वापस डिप्लेशन होगा सीएफसी के कारण ये सुनो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका लास्ट ही टॉपिक बचा है डीडीटी होप सो चलो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बढ़िया तरीके से क्लासेस ज़्यादा मंगी कोई बात नहीं अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना आगे से आगे भेजना मैं और डिटेल में करवा दूंगा ठीक है अब सुनो मैं आपको बताता हूँ डीडीटी क्या है इसका फॉर्मूला लिखना आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें क्या होते हैं सिंपल सा फॉर्मूला इसका अब सुनो डीडीटी का नाम पे बस फोकस करना आपको होता है किसी का फॉर्मूला लिखना तो बस नाम पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे लिखा है पी 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 डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन आपको पता है आईयूपीएसी नाम से अगर आपने स्ट्रक्चर बनानी है तो उसका रूट वर्ड देखो इसमें आपको पता है रूट वर्ड क्या आ रहा है इथेन क्या आ रहा है इथेन इथेन का मीन्स कितने कार्बन एक कार्बन और कितने कार्बन दो कार्बन पीपी का मतलब है पेरा पोजीशन कौन सी पोजीशन पेरा दो क्लोरीन लगे हैं और दो फिनाइल लगे हैं और उन दोनों के पेरा पेरा पोजीशन पे क्या लगे हैं क्लोरीन लगे हैं मतलब मानो ये हो गया फिनाइल आपको पता है C6H5 को क्या बोलते हैं फिनाइल ग्रुप इसे बोलते हैं फिनाइल ग्रुप ये अगर इसका ग्रुप मान लो तो ये ऑर्थो ये मेटा ये क्या हो गया पेरा इसे बोलते हैं पेरा फिनाइल इसे बोलते हैं पेरा फिनाइल अरे ये कितने ग्रुप लगे हैं इसके इसी साथ दो ये भी पेरा फिनाइल और ये भी क्या है पेरा फिनाइल पेरा फिनाइल इसने लिखा ना पेरा पेरा डाई क्लोरोफिनाइल पेरा पेरा डाई क्लोरोफिनाइल ये हो गया आगे क्या दिया ट्राई क्लोरो इसके ऊपर क्लोरीन कितने लगे हैं भाई साहब तीन अब मेरे हिसाब से आपको डीडीटी स्ट्रक्चर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ग्रुप को क्या बोलना है पेरा क्लोरो फिनाइल इसे बोलते हैं इथेन ये हो गया ट्राई क्लोरो तो अब बताओ हो गया ना स्ट्रक्चर ये डीडीटी स्ट्रक्चर थी ये रहा कार्बन ये पेरा क्लोरोफिनाइल ये दो पैरा क्लोरोफिनाइल तो डाई होगी और ये ट्राई क्लोर मतलब ट्राई क्लोराइड हो गया और ये इथेन हो गया इसे क्या बोलते हैं डीडीटी डीडीटी का मतलब डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन ट्राई क्लोरो इथेन सिंपल सा था अब सुन डीडीटी के बाद आपको थोड़ा सा समझ बताता हूँ डीडीटी डीडीटी वैसे मतलब एक पॉइजनस सब्सटेंस है जैसे अगर आप इसको मच्छरों पे मक्खियों पे इन पे इंसेक्ट पे डाल रहे हो तो वो सारे के सारे मर जाएंगे ना जब शायद तक वर्ल्ड वॉर 2 था आपको नहीं फर्स्ट था उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ ये लिखा हूँ ना वर्ल्ड वॉर 2 मैं छोटे छोटे टाइम कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत ज्यादा यूज हुआ तो सैनिक बाहर होते थे उनको सोल्जर वगैरह बाहर थे मान लो उनको मॉस्किटो और उनसे मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मक्खियों से तो उन्होंने क्या किया इसका छिड़काव करना स्टार्ट कर दिया पाउडर के रूप में होता है ये तो इसके छिड़काव शुरू करके उनको फायदा हुआ ना वहाँ मॉस्किटो दिखे ना मलेरिया बीमारियां वो नहीं बट धीरे धीरे इसका यूज इतना बढ़ गया फिर लोगों को या साइंटिस्ट को पता चला कि इसके कारण ना कुछ स्पीशीज इंसेक्ट की और मॉस्किटो की मान लो इनकी सुनी की खत्म हो रही है फिर इस पे जल्दी से क्या लगाया गया बैन और जिसकी इसकी खोज की थी उसको शायद तक नोबेल प्राइज भी मिला था बट ये मेडिसिन के अंदर मिला था डीडीटी मतलब बढ़िया था बट आपको पता है कोई भी चीज उस टाइम तक बढ़िया है जब तक आप उसका यूज एक लिमिट में भी करें अगर आप पता है भी अगर अति हर चीज की हानिकारक है इसके यूज इतना ज्यादा बढ़ने लग गया अभी फिर अपने फायदे से ज्यादा इसके लॉस ज्यादा होने लगी जैसे कोई भी चीज थी या कोई भी होता है खोज होती है वो होती तो बढ़िया काम के लिए उसका यूज इतना कर दिया कि वो चीज खतरनाक होने लगी इसमें यही बात दी है एक साइंटिस्ट है उसने इसकी खोज की है उसको इतने में नोबेल प्राइज मिला था इसका यूज होने लग गया फिर धीरे धीरे इस पे बैन भी लग गया बैन क्यों लग गया क्योंकि इसका ज्यादा यूज होने लग गया और इंसेक्ट की उनकी ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज ही खत्म कर दी ये देखो लिखा हुआ है, बस लाइफ स्टाइल स्ट्रीम चल रही है चलो शुक्र अब सुनो यहाँ DDT इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ये लिखा हुआ है इंसेक्ट वगैरह को मार सकता है क्लोरीन फर्स्ट वाला है ये वाज ओरिजिनली प्रिपेयर 1873 1873 इसके ओरिजिनेटेड हो गई थी बट लेकिन याद रखना अंटिल 1939 पोलर और सॉरी पॉल मुलर इसका फार्मेटिक स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड इफेक्टिवनेस डीडीटी एज द इंसेक्टिसाइड पर उसकी खोज तो पहले होगी पर इन्होंने डिटेल में बता दिया था कि भाई इसका यूज सबसे ज्यादा आप इसमें कर सकते हो इंसेक्टिसाइड में इनको फिर ये देखो अवार्ड भी मिला नोबेल प्राइज में मेडिसिन में
फिजियोलॉजी 1948 में दिस डिस्कवरी भी ये इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज हो सकता है। द यूज ऑफ डीडीटी इंक्रीज, ये देखो अभी बताया सबसे ज्यादा इसका यूज पहले तो हुआ नहीं, इतना ध्यान तो दिया पर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जब वो सोल्जर थे उस टाइम बहुत ज्यादा यूज होने लगी। देखो लिखा प्राइमली बिकॉज इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया लाइस दैट द कैरी टाइफस, मतलब ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इसका यूज इतना ज्यादा होने लग गया। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंसिव यूज, ये देखो लिखा हुआ ज्यादा यूज करने के कारण। देखो वर्ल्ड वॉर टू में इसका छिड़काव करना शुरू कर लिया सैनिकों ने अपने में ताकि मच्छर मक्खियां हैं वो सारी सारी मर जाए और अपने को कोई भी मलेरिया वगैरह टाइफस वगैरह बीमारियां ना हो। बट लेकिन इसका ज्यादा यूज होने के कारण ये देखो बिगेन टू अपीयर 1940 के बाद इसके इतने ज्यादा मतलब मिले लक्षण। मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू डीडीटी। इट वाज डिस्कवर, कुछ तो स्पीसीज ऐसी थी जिन्होंने रेजिस्टेंस ही बना ली डीडीटी के लिए। जितना यूज कर रहे हो तो लोग अपने रेजिस्टेंस ही बनाते हैं। डिस्कवर हैव हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड फिश, फिश के लिए भी खतरनाक था। आपको बताओ तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, छोटी मछली होती है मान लो तो उसपे मोटिलिटी का प्रभाव कम होता है, पर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वन ट्रॉपिक टू टू ट्रॉपिक मान लो अगले वाले, तो आपको पता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं उसको। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी फेट सोल्युबिलिटी कंपोज प्रॉब्लम, डीडीटी इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द रैपिडली एनिमल, ये एनिमल में जाकर क्या प्रॉब्लम से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, इसलिए इसको धीरे धीरे ये आपने फिर टिश्यू के अंदर मान लो किसी ने मछली वगैरह में चल गया उसको उसमें खा लिया तो उसमें डीडीटी है, डीडीटी को आप मेटाबॉलिज्म तो कर नहीं सकते, पाचन तो कर नहीं सकते, तो फिर वो आपके स्टोर टिश्यू में क्या होने लग जाएगा, स्टोर टिश्यू में क्या होने लग जाएगा, स्टोर। इंजेक्शन कंटिन्यू स्टडी रेट डीडीटी बिल्ड विद द एनिमल ओवर टाइम, डीडीटी बैन कर दिया, ये रहा लिखा यूनाइटेड स्टेट ने 1973 के अंदर। इट इज स्टिल इन यूज इन सम अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, अब ये यूज तो होता है पर इसका यूज कम ही होता है और वो भी पूरी देख रेख में। ठीक है, होप सो आप सभी को बहुत ही बढ़िया लगी होगी मेरी ये क्लास, वन शॉट केमिस्ट्री की क्लास। मैं सारा सिलेबस बनाने के लिए तैयार हूँ, बस आप फीडबैक देते रहिए, सपोर्ट कीजिए, इसको भेजिए। आई थिंक कंटेंट यूट्यूब पे ठीक है, जितना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ या जितना मतलब मेरे को भी मैंने बहुत क्लासें लगाई यूट्यूब पे, पर इतना वन शॉट डिटेल के अंदर नहीं करवानी। सारे के सारे टीचर करवा जरूर रहे हैं, बढ़िया करवा रहे हैं मेरे से भी, बट मैं सोच रहा हूँ एक इतना डिटेल करा दिया जाए बच्चे को भी एक एक वर्ड ही पता चल जाए एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री का, ये नीट की जेई में सभी में काम आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक क्लासें देखी है तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कई बार हो जाता है कि क्लास में पढ़ाते टाइम कोई वर्ड मतलब या कोई चीज गलत बता दी जाए या कुछ तो बता देना फीडबैक में, मैं उसको चेंज कर दूंगा या अगली क्लास में आके बता दूंगा कि वहाँ वो एक्शन गलत हो गई थी या कुछ ऐसा। ठीक है, बाकी तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही है सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है ये आप अपनी फरमाइश कर सकते हो, बस बताना 11th और 12th कोई भी चैप्टर बता देना, मैं वो ही बना दूंगा। वैसे तो मेरा यही स्कीम है भी आपको अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा दूं, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद फिजिकल, बाकी आप जैसे कहोगे वैसे करवा दूंगा। 11th 12th के 7 या 8 चैप्टर बनते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।